नमस्कार मित्रों, आप सभी को विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज विजयदशमी के दिन आरएसएस का स्थापना दिवस होता है। आरएसएस के स्थापना दिवस पर संघ के प्रमुख कुछ बातें करते हैं। मैं आज उन्होंने जो बातें की है उसके राजनीतिक अर्थ को तलाशने की कोशिश करूंगा, उसके राजनीतिक अर्थ को जानने की कोशिश करूंगा और इसके साथ ही विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ट्विटर पर एक हंगामा मचा हुआ है, उस हंगामे की बात करूंगा। दरअसल आज का रावण नरेंद्र मोदी एक हैशटैग आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और नरेंद्र मोदी की एक तरफ लोकप्रियता की बात की जाती है और दूसरी तरफ इस तरह का हैशटैग सोशल मीडिया पर, भले ही ये दुनिया आभासी दुनिया है, लेकिन इस आभासी दुनिया में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी को रावण बताया जा रहा है, तो इस पर चर्चा करने की जरूरत है, इस पर मंथन करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पर इस वक्त दिखाए जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आरएसएस के लोग अभी भी नरेंद्र मोदी में गहरी आस्था रखते हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी आज रावण के रूप में डिपिक्ट किए जा रहे हैं, रावण के रूप में उनको दर्शाया जा रहा है। तो इस पर चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात कहिएगा और पसंद आता है ये वीडियो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां भी कहीं आप अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं वहां इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, इससे हमारी ताकत बढ़ती है, इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो पहली खबर जिस पर मैं बात करना चाह रहा था कि आज विजयदशमी के दिन संघ प्रमुख ने कुछ बातें कही हैं क्योंकि आज आरएसएस का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी और इस दिवस पर संघ प्रमुख अपने जो उनके वैचारिक पक्ष है उसको सामने रखने की कोशिश करते हैं, देश के सामने रखने की कोशिश करते हैं और आज भी उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। तो आज उनकी जो बात है उसमें तीन प्रमुख बातें हैं। एक तो उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्रति जो पड़ोसी देशों का रुख है उसके बारे में कहा है कि पाकिस्तान और चीन का भारत के प्रति रवैया नहीं बदला है। तो इसकी वजह क्या है और क्या कहा है उन्होंने, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर की घटनाओं का जिक्र किया है। सब जानते हैं कि आरएसएस की किस तरह की राजनीतिक विचारधारा है। अपने देश में इस वक्त दो तरह की खास तौर पे विचारधारा, एक तरफ सेकुलर विचारधारा, दूसरी तरफ आरएसएस की विचारधारा, यानी देश की इन दो विचारधाराओं के बीच में एक टकराव और एक मंथन का दौर चल रहा है जिसमें लोग ये कोई एक पक्ष लेने की कोशिश कर रहे हैं। कौन पक्ष बड़ा है, कौन पक्ष कम है, कौन किस पक्ष के में इस वक्त ज्यादा लोग हैं और उसी से सारी चीजें तय हो रही हैं, उसी से इस वक्त की राजनीति प्रभावित हो रही है और इस वक्त की राजनीति उससे प्रेरित होकर आगे काम कर रही है। सीधे सीधे नागपुर में जो संबोधन किया है उन्होंने आतंकवाद पर, पाकिस्तान पर और चीन पर एक तरीके से टारगेट किया है और जम्मू कश्मीर में जो हाल में जो जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था, जिस तरह से टीचर्स को मारा गया था, उसकी बात की है और उन्होंने जनसंख्या नीति को लेकर एक बात कही है। संघ प्रमुख ने कहा है कि 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में इस वक्त अलग अलग मतों के अनुयायियों का अनुपात 88% से घटकर 83% रह गया है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8 से बढ़कर 14.24% हो गया है। तो ये जो मुस्लिम आबादी के बढ़ने की चिंता को लेकर आरएसएस चलता है या इसको एक ऐसा राजनीतिक हथियार के तौर पर पेश करता है कि देखिए इस देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और इसकी वजह से हिंदुओं को दिक्कतें आ सकती है, ये एक डर दिखाया जाता है और आरएसएस की राजनीति इस डर पर आधारित है। आज इसको इन्होंने साबित किया है, आज उन्होंने इस पर फिर से एक बार जोर दिया है कि देखिए किस तरह से आबादी का जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आज भी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून की बात की है।
तो लेकिन जिस तरीके का डर दिखाया जा रहा है वो एक उसके पीछे की राजनीति साफ तौर पर नजर आती है कि एक बहुसंख्यकों की राजनीति को लेकर एक बार फिर से संघ जो है आक्रामक के रूप में दिखाई दे रहा है। और ये आज दशहरे के दिन इसकी बात हुई है। तो ये अपने आप में, चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में भी 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले साल में, साल की बल्कि आप कहिए कि पहली तिमाही के दौर में ही ये चुनाव शुरू हो जाएंगे। और उस दौर में जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की या आरएसएस की जमीन थोड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा जो झटका लगा है उसकी वजह से एक बार फिर से वो ध्रुवीकरण की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। एक बार फिर वो हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ ऐसी चर्चा को बढ़ा करके और उसका एक राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसकी एक आधारशिला, उसकी एक बार फिर से पुनरावृत्ति दिखाई दे रही है नागपुर से आज एक इस ऐलान के साथ। इन सारी बातों को रखते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति की जरूरत बताई है और उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि इस बारे में हमें एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अभी भारत युवाओं का देश है। उन्होंने कहा है कि 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, तब इन्हें खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे और उसके लिए ये काम करने वाले कितने लोग होंगे, इन बातों पर विचार करना होगा। अगर हम इतना बढ़ेंगे तो पर्यावरण कितना झेल पाएगा, 50 साल आगे तक का विचार करके रणनीति बनानी चाहिए। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे ही जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या बनती जा रही है। ये उन्होंने बात आज कही है। तो जनसंख्या तो निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी समस्या है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या असंतुलन की बात उन्होंने रखी है और जो अनुपात, जो फिगर्स उन्होंने पेश किए हैं, उसके आधार पर ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो राजनीति रही है, जिस तरह से धार्मिक एक तरह से आधार बनाकर जो हर बात में वो चलते हैं और उसका एक राजनीतिक लाभ उठाने की जो कोशिश करते हैं, वो कोशिश दिखाई दे रही है दशहरे के उपलक्ष्य में। क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव बहुत ही अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आरएसएस के लिए, क्योंकि इसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी की साख इस पर दांव पे लगा हुआ है, बल्कि आरएसएस की प्रतिष्ठा भी इस रूप में शामिल है। क्योंकि आरएसएस को इससे ताकत मिल रही है इस सरकार के रहने से, और जहां भी जो केंद्र में और राज्यों में जहां पे सरकार है, वहां पे आरएसएस अपने पांव फैलाने में सरकार की वजह से उनको आसानी हो रही है। और इस कार्यक्रम को झटका लग सकता है, इसलिए भी इनकी चिंता ये है कि कैसे चुनावों में इस पूरे एक धार्मिक आधार को आगे बढ़ाया जाए और अपने पक्ष में सियासत को मजबूत किया जाए। ये एक चिंता निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम में दिखाई दी। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और चीन के प्रति जो उनका नजरिया है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के रुख जो है ठीक नहीं है, उनका पड़ोसी देशों का रवैया ठीक नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि हमारा रवैया क्या रहा है, हमने किस तरह से अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की है। वो अटल बिहारी वाजपेयी एक बात बहुत ही प्रमुखता से कहा करते थे कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए हमें अपने पड़ोसियों के साथ ऐसे व्यवहार बदलने की जरूरत है जिससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध ठीक रहे, पड़ोसियों के साथ संबंध ठीक रहे। क्योंकि ये हमारे हक में नहीं है, ये हमारे वश में नहीं है कि हम अपने पड़ोसी बदल दें। तो हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, हम पाकिस्तान और चीन की भौगोलिक स्थिति को तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम पाकिस्तान और चीन के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी इस सरकार ने क्या किया है वो हम देख रहे हैं, वो देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रति क्या नीति रही है, नरेंद्र मोदी की चीन के प्रति क्या नीति रही है, और इस वक्त भारत की दोनों देशों के साथ संबंध कैसे हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो ये है इस वक्त की सियासत। और उसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया है आतंकवादियों का जो हमला हुआ है, निश्चित रूप से ये एक घोर निंदनीय अपराध है कि जिस तरीके से वहाँ पे टीचर्स को घेर कर, टीचर्स को उनसे पहचान पूछकर, उनका नाम पूछकर उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया। तो कश्मीर में इस तरह की वारदात को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, आतंकवादी गतिविधियां वहाँ पे पाकिस्तान समर्थित गतिविधियां चल रही हैं और ये सरकार का काम है कि उसको किस तरह से काबू किया जाए। और लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर राजनीति करना, मुझे लग रहा है कि ये राजनीति एक कहीं ना कहीं इसका एक इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। घटनाएं अपनी जगह है, उनका निदान भी शायद है सरकार के पास, उसके प्रति एक सख्त रवैया अपनाकर सरकार इस पूरे मामले में चाहे तो एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है और ला भी रही है। बहुत हद तक
कश्मीर में हमें आतंकवादी गतिविधियों पर काबू करने में सफलता भी मिली है, इस सरकार को भी मिली है, पिछली सरकारों को भी मिली है, लेकिन इसको लेकर जो एक राजनीति की कोशिश होती है वो कोशिश इस वक्त दिखाई दे रही है। का पुतला फूकने की तैयारी, कोई बात नहीं बन रही है। नहीं ठीक हाँ। नैब सैनी, किशन चौटाला, खट्टर, अमित शाह, मोदी और कांग्रेस सारे और सैनी। तो ये 30 सेकंड का वीडियो है जो आपने देखा, और इस तरह से ये 30 सेकंड के वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया जा रहा है और किसान नेता और किसानों के आंदोलन के समर्थक किस तरह से उनका पुतला दहन कर रहे हैं। ये इस वक्त दिखाई दे रहा है, उनके प्रति विरोध का ये सुर है। और अब देखिए इस तरह से, वैसे तो आज प्रधानमंत्री रामलीला ग्राउंड में जाकर रावण का खुद वध करेंगे और देश को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर छिपे हुए रावण और हमारे समाज के भीतर जो रावण बैठा है उसको हमें खत्म करना है, उसको मारना है। और शायद विजयादशमी का पर्व हमें यही संदेश देता है, हमें यही बार बार प्रेरित करता है कि किस तरह से हमें समाज की बुराइयों का अंत करना है, समाज में जो बुराई पैदा करने वाले लोगों हैं उनको काबू में रखना है, उन बुराइयों को काबू में रखना है जो समाज के लिए हित में नहीं है। तो एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी रावण बन गए हैं और ये सोशल मीडिया पर 90,000 ट्वीट्स मायने रखते हैं कि ठीक है, ये एक बड़ा पैमाना नहीं है उनकी लोकप्रियता को लेकर, लेकिन हाल के दिनों में मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। और एक पत्रिका ने तो इसको लेकर स्टोरी भी की थी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में का ग्राफ गिर रहा है और उसमें दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ अब वो नहीं रहा जो पिछले साल उनका इस तरह का लोकप्रियता का ग्राफ रहा है, उस ग्राफ में कमी आ रही है। और अब देश में सिर्फ 24% लोगों की पसंद है नरेंद्र मोदी। ये एक खबर जो है अगस्त महीने में जब ये सर्वे हुआ था इस महीने, और अगस्त में एक पत्रिका ने जब सर्वे किया था तो उसमें ये सामने आया था कि उनकी लोकप्रियता का स्तर जो है 66% से गिरकर जो 2020 में पिछले साल 66% लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अब उनकी लोकप्रियता का ग्राफ 24% पे आ गया है। तो ये अपने आप में एक दिखा रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता का ग्राफ जो है नीचे गिर रहा है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोकप्रियता का ग्राफ गिर क्यों रहा है। दरअसल आप देखिए कि जिस तरह से देश में खासतौर पे महंगाई बढ़ रही है और सरकार काबू करने में नाकाम रही है, और इसको लेकर जो इग्नोरेंस है इसको बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं बताया जा रहा। जिस तरह से केंद्र की सरकार या जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पे जो प्रमुख नेता है वो जिस तरह से बातें करते हैं जैसे लगता है कि महंगाई कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो महंगाई, बेरोजगारी और कोविड महाप्रबंधन को लेकर जिस तरह से एक इग्नोरेंस है कि जैसे ये समस्या ही नहीं है, इसको दिखाने की कोशिश हो रही है सत्ताधारी पार्टी की ओर से, और सत्ताधारी पार्टी के नेता इसको इस रूप में दिखाते हैं जैसे ये बड़ी समस्या नहीं है और सरकार ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, बहुत तरक्की हुई है इस देश की अर्थव्यवस्था का एक नया आंकड़ा छू लिया गया है। दूसरी तरफ आंदोलन, किसान आंदोलन को इग्नोर करना भी सरकार के लिए महंगा पड़ा है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर इससे असर पड़ा है। और ये पूरा जो है आप देखिए कि किस तरीके से सभी जो है ग्राफ जो है प्रधानमंत्री का ग्राफ जिस तरीके से गिरा है लोकप्रियता का, ये अपने आप में एक संदेश है कि प्रधानमंत्री जो कदम उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त फैसले कर रही है वो फैसले जनता के हित में नहीं है। और ठीक है कि उनको बड़ी चुनौती इसलिए नहीं मिल पा रही है कि इस वक्त विपक्ष भी कमजोर दिखाई दे रहा है। विपक्ष में एकता की कोशिश दिखाई दी लेकिन वो एकता उस तरह से उसके प्रयास आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और शायद इसी का लाभ मिल रहा है। लेकिन असलियत और हकीकत यही है कि ये सरकार और मोदी का चेहरा कमजोर हुआ है। ये सरकार की जो काम है उन कामों के आधार पर अगर इस सरकार का आकलन किया जाए तो वो एक तरह से नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। इस वक्त जनता में गुस्सा है, जनता में निराशा है, जनता में असंतोष है, किसानों में असंतोष है, नौजवानों में रोजगार की जो स्थिति है, बेरोजगारी की जो हालत है उसको लेकर एक असंतोष है। तो अगर देखा जाए तो कई मोर्चे पर प्रधानमंत्री की इस नकारात्मकता
की वजह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात की लोकतंत्र को लेकर जिस तरह से एक चुनौती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी एक सवाल इस देश के सामने बार बार सामने आ रहा है कि क्या लोकतंत्र को खतरा है। तो ऐसे में ये सर्वे जो जो किया गया था, इंडिया टुडे ने जो सर्वे किया था, उसमें ये उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से देश के 47% लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है, जबकि 47% लोग मानते हैं कि नहीं, कोई खतरा नहीं है। यानी आधे आधे लोगों के मन में ये अविश्वास है कि लोकतंत्र पर खतरा है। तो ये निश्चित रूप से ये सिर्फ विपक्ष का प्रचार नहीं है, यानी सरकार की नीतियां, सरकार के काम और सरकार की कोशिशें इस रूप में दिख रही हैं, जिससे लोगों में एक असंतोष, लोगों में एक इसको लेकर चिंता दिखाई दे रही है। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है और ये बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति है इस वक्त। और विजयदशमी के मौके पर इस तरह की दो घटनाएं जिसकी चर्चा मैंने की, मैं चाहता था कि आपको बताऊं कि इस वक्त देश की हालत क्या है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता रहता हूं, उत्तर प्रदेश में किस तरह की जरूरी खबरें हैं आपको आप तक पहुंचाता रहता हूं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो देश की स्थिति है, जो देश इस वक्त जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, उसकी भी एक छवि बीच बीच में आपको पेश करता रहूं। और उस कोशिश के तहत मैंने आपके सामने ये पेश किया कि आज विजयदशमी के दिन जब हम लोग एक तरह का उत्सव में डूबे हुए हैं, उत्सव मना रहे हैं, तब इस देश की चिंता क्या है, तब इस देश में सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।